तो स्टूडेंट्स, आपके क्लास 9 के लिए हम चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, जिसमें मैक्सिमम लास्ट ही टॉपिक चल रही है। ठीक है, अब जल्दी खत्म होने वाला चैप्टर, मुझे लगता है 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा चैप्टर, कल तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लास्ट में आपको छोड़ा था चैप्टर क्या है, चेंज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट हमारा क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज, किसी भी पदार्थ के स्टेट को चेंज करने में प्रेशर का क्या होता है, योगदान होता है, या क्या प्रेशर का इफेक्ट होता है, वो हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, उसके बाद हम आपको जाते जाते एक बात बता रहे थे कि अभी हमको पढ़ना है क्या, इवेपोरेशन। ठीक है, क्या पढ़ना था हमें, लास्ट में हमने बता दिए थे नाम, इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है, वहां पे हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था, फिर भी आप यहाँ पे सुन लें आज। ठीक है, इवेपोरेशन क्या है, वाष्पीकरण। हमने कहा था कि जैसे आपको पता है कि ये भी गर्मी का सीजन चला, ठीक है ना, गर्मी का मौसम है हमारे पास, इसमें हम क्या बोलते हैं, कपड़े धुले भिगोए, वापस से रखा, वापस धूप में सूख गया, या हवा लगी तेज सूख गया। ठीक है, बारिश में क्या होता है, हमारे नदी तालाब गड्ढे में पानी होता है, जैसे जैसे गर्मी आती है वो सारा सूख जाता है। ठीक है, तो ये इसमें से ये इसमें भी इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होती है, यूज होती है। ठीक है, बराबर नहीं, सबका सब नहीं, लेकिन होता है। ठीक है, क्या है हमारे पास, हमने कहा कपड़े भिगोए, छत पे डाला हमने। ठीक है, कुछ चीजें तो ड्रॉप ड्रॉप, कुछ वाटर जो है हमारे पास नीचे निकल आया, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ड्रॉप बन के हमें ना निकल सकते, वो क्या होते हैं, सनरेज, जो हमारे सूर्य के किरणें आ रही, सनरेज आ रही, सनरेज से क्या होता है, ये धीरे धीरे इवेपोरेट होके, मतलब ये हमारा लिक्विड क्या है, लिक्विड सब्सटेंस हमारा गैसियस के फॉर्म में क्या है, भाप बन के या गैस बन के क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, तो अगर इसको डेफिनेशन की बात करें तो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर। द प्रोसेस कौन सा, कि लिक्विड चेंज इनटू वेपर, लिक्विड हमारा वेपर स्टेट में चेंज हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। ठीक है ना, वेपर को आप गैस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सही, जब हमारा लिक्विड हमारा वेपर के स्टेट में चेंज हो जाए या गैस में, और कह रहा इवन इट्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कर वो इतना भी ज्यादा ना कि बहुत ज्यादा आपने हीट दिया बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको पता ही है, फिर कोई लिक्विड है उसे बहुत ज्यादा हीट देंगे, मान लीजिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट जितनी है उतनी हीट आपने सप्लाई किया, उसके बाद तो खुद ही वो बॉयल होने लगा, खुद ही हो तो वो खुद ही क्या हुआ, गैसेस फॉर्म में चेंज हो गया, या फिर वेपर फॉर्म में चेंज हो गया, तो उसे आप इवेपोरेशन नहीं बोल सकते। ठीक है, सही, कि यहाँ पे हमने अगर हीट आपने देना भी है तो इतना हीट ना दें जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा अगर, उसके बाद तो वो खुद ही बॉयल होने लगता है, उसके बाद तो वो खुद ही हमारा गैस फॉर्म में चेंज होने लगता है, और जिसे आपने वेपोराइजेशन पढ़ा था या बॉइलिंग पढ़ा था आज के पहले 2 क्लास पहले। ठीक है, तो यहाँ पे इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में एक बात का फर्क है कि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर का केस है। ठीक है, वेपोराइजेशन जो होता था, हमने क्या था, उसके बॉइलिंग टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर दिया, बॉयल हुआ, सीधे गैस बन के निकल लिया। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा ना होता, उसके बॉइलिंग, मान लीजिए लिक्विड है, वाटर ही हमारा, ठीक है, हमने कहा वाटर कोई भीगा सा सब्सटेंस है, या कोई भीगा सा कपड़ा है, कुछ भी है भीगी सी, हमने उसको क्या हुआ, बाहर रखा, धूप में रखा, छाए में रखा, या हवा चला, फैन चला, ठीक है, इन सारी चीजों से भी ये सूख गया। तो यहाँ पे हमें 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं मिला कि चीज ये बॉयल होकर निकल ली। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल 100 से कम में ही टेम्परेचर में ये धीरे धीरे वेपर फॉर्म में, गैस फॉर्म में चेंज हो गया, और इसी को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन, या फिर इसे इंग्लिश में इवेपोरेशन। ठीक है, सही, वाष्पीकरण या इवेपोरेशन। ठीक है, तो वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन कहने में एक जैसे लगते हैं, और इवन प्रोसेस भी कुछ न कुछ एक जैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पे फर्क किस बात का है, आप एनर्जी कितने दे रहे हैं, हीट कितने दे रहे हैं, या यूं कह ले कि टेम्परेचर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए कह रहा कि जैसे आप जानते हैं कि किसी चीज का सूख जाना, अभी हमने पता साल्ट जो बनता है, सी साल्ट, समुद्र से जो नमक मिलता है हमें, उसको भी क्या करते हैं, हमने बाहर समुद्र के किनारे से वेव्स आती रहती हैं, लहरें, ठीक है, वहां से वो वाटर, पानी उसका साल्टी होता ही है, ठीक है, मैरीन वाटर, ठीक है, वो हमारा पानी सीधे चला आता है, वहां पे ऐसे कैरी करके खेत जैसा बनाया गया होता है। ठीक है, तो फिर जब वापस चले जाते हैं, उसमें सब भरा जा हुआ था पानी, फिर वहां से कुछ देर में, कुछ दिनों तक ऐसे ही इवेपोरेशन प्रोसेस होता रहता है, फिर वहां से हमें जो है साल्ट के फॉर्म में सॉलिड सब्सटेंस जो बच जाता है, वो साल्ट के फॉर्म में हमें मिल जाता है। ठीक है, तो वहां पे भी आप इवेपोरेशन के प्रोसेस को जानते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा कि
मतलब जब भी कोई भी चीज जो ड्राई हो, भीगी हुई चीज ड्राई हो, ठीक है, आप फैन चला देते हैं, नॉर्मल आप कुछ भी ना करें, घर में रख दें तभी कपड़ा सूख जाना, आज नहीं सूखना कल तक सूख जाना, ठीक है। तो ये इवेपोरेशन प्रोसेस की एक खास बात होती है। ये वाइपोराइजेशन के केस में हमने जो बॉइलिंग करने हैं उनसे क्या होता है, ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, सही, स्लो प्रोसेस होता है ये। तो अब कह रहा कि अब इतनी चीजें हो गई वाष्पीकरण से, इवेपोरेशन से। अब कह रहा फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ये कौन कौन से कारक हैं, ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इवेपोरेशन को क्या करते हैं, चेंज जैसा भी कर सकते हैं हमारे उसे, उसके ऊपर क्या करते हैं, क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव डालते हैं हमारे इवेपोरेशन पर। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है। इसमें कई चीजें हैं हमारे पास, 4-5 चीजें। ये कह रहा है सबसे पहला टेम्परेचर, ठीक, दूसरी बात टीएमपी स्टार्ट कर दिया टेम्परेचर, दूसरी बात सरफेस एरिया, ठीक, तीसरी बात ह्यूमिडिटी, चौथी बात विंड स्पीड। ये 4 चीजें हमारे फैक्टर्स को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, किसको, इवेपोरेशन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, इफेक्ट करती हैं, कम या ज्यादा जो भी करने में इनका इन्वॉल्वमेंट हो। तो कैसे करती हैं सर, टेम्परेचर की बात कर रहे हो आप, टेम्परेचर किस बात से इफेक्ट डालता है, सरफेस एरिया मतलब कितना एरिया वो एक्सपोज है, ठीक है, कितना एरिया बाहर हमें मिल रहा, ठीक है। अगर हमने कपड़े ऐसे सीधे करके टांग देने तो बहुत सारी सरफेस एरिया मिल रही। मान लो हमने कपड़े को क्या किया, ठीक है, कपड़ा हमारा इस तरह से है, ठीक है, तो इसकी सरफेस एरिया हमें ज्यादा मिल रही है, ठीक है। माना हमने इसको क्या किया, फोल्ड कर दिया, तह कर दिया, फोल्ड कर दिया तो हमें इतनी सरफेस एरिया मिली, ठीक है। तो ये हमारा सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है क्या, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, ठीक है। उसके बाद ह्यूमिडिटी की बात करें, एयर में हमारा कितना, मतलब वो कितनी एयर ड्राई है या फिर एयर में कुछ मॉइस्चर है, यही बात क्या कहलाती है, हमारी ह्यूमिडिटी कहलाती है। विंड स्पीड क्या है कि हमने कहा कि देखो इवेपोरेशन कोई जरूरी की धूप में ही हो, गर्मी में हो, इवन विंड भी, हमारी हवा चल रही होती है तभी, क्योंकि फैन चलाने से भी कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है। तो हवा की स्पीड भी, विंड स्पीड भी इस बात को गवर्न करती है, इस बात को कुछ अफेक्ट डालती है, जो हमें क्या कहलाता है, हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है, सही। तो अभी आते हैं, सबसे पहले धीरे धीरे पढ़ते हैं। सबसे पहला टेम्परेचर, ठीक, पहली बात हमारे पास टेम्परेचर, ठीक। टेम्परेचर क्या करता है, आपको पता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ये वाष्पीकरण, इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होगा, ठीक है, या उतना ही ज्यादा होगा। इसका सीधा साधा जीता जागता एग्जाम्पल, उदाहरण हम देखें अपने डेली लाइफ में, तो हमारे पास क्या है, गर्मी के मौसम में कपड़े सुबह धुलो दोपहर में सूख गए, ठीक है, सुबह 7 बजे धुलो 10 बजे सूख गए, 11 बजे सूख गए। लेकिन ठंडी के केस में सर आपने आज 23 तारीख है, आज के लिए कपड़े धुला तो पता चला 25 को सूख रहा, सही ना, ठीक। तो यहाँ पे टेम्परेचर की, क्योंकि गर्मी के मौसम में आपके पास 30, 35, 40, 45, ठीक, अप्रॉक्स 50, ठीक है, यहाँ तक टेम्परेचर हो जाता। ठंडी के केस में बात करते हैं, कोल्ड सीजन में बात करते हैं, कोल्ड वेदर में बात करते हैं, तो वहां पे सर अप्रॉक्स 5, 10, 12, ठीक है, 15, कभी कभी 3, 10, 7, 8, 9, तो टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वहां पे इवेपोरेशन प्रोसेस थोड़ा स्लो होता, जिस कारण से हमें क्या होती है, टाइम लगती है हमारे इसको क्या होने, ड्राई होने में, ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस होने में, ठीक है। तो ये टेम्परेचर कह रहा कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो इसका मतलब इसे कह सकते हैं कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस व्हेन, या यू कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, उस पर्टिकुलर लिक्विड का जिसका इवेपोरेशन हो रहा है उसका टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन, उसको टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाए तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, और ना तो फिर इवेपोरेशन कम होगा, कम टेम्परेचर में और ज्यादा में ज्यादा होगा, ठीक। दूसरी बात सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कैसे भैया डिपेंड करता, देख लो। जैसे हमने कहा कपड़े तह करके रखे हों तो लेट सूखेंगे, और कपड़े पूरे
फोल्ड ना करके बल्कि फोल्ड करे हो तो लेट में सूखेंगे। अगर पूरा उसको एक्सपोज कर दिया जाए तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन प्रोसेस होगा और उतने ही जल्दी हमारे उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन प्रोसेस होगा, सीधी सी बात। और इसको समझने के लिए इसका अप्लाई एप्लीकेशन देखने तो इसकी इससे कह सकते हैं इसलिए इतना जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा सरफेस एरिया से हमारे लिक्विड वेपर बन के हमारे निकलेंगे वहां से, तो इसलिए वो प्रोसेस हमारी क्या होगी, फास्ट होगी, इवेपोरेशन। ठीक है, सही। अगली बात तो यूं कह सकते हैं, तो इस बात को किताबी भाषा में कैसे पढ़ सकते हैं कि कह रहा है कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। जितने एरिया में लिक्विड है हमारा, अगर भीगा कोई ड्राई वेट है तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड सब्सटेंस उतना ही। ठीक है, या फिर हम कहते हैं अगर किसी ग्लास में रख दें वाटर, उसको देखें तो बहुत देर में खत्म होगा। अगर किसी ऐसे एक बड़े सरफेस एरिया थाली वगैरह में तो उतना ही वाटर जो है जल्दी से उसका इवेपोरेशन हो सकता है। ठीक है, तो जितना ही सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही बढ़िया इवेपोरेशन होगा हमारा सरफेस एरिया के केस में। ठीक, अगली बात, तीसरी बात क्या है, ह्यूमिडिटी। सबसे पहली बात तो ह्यूमिडिटी होती क्या है इसको जान लें, उसके बाद जानेंगे कि ह्यूमिडिटी कैसे डिफेक्ट करती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब कह रहा कि ह्यूमिडिटी का मतलब कितना एयर में, यू कह सकते हैं कि वेट है, यू कह सकते हैं एयर कितनी वेट ना, हम बोलते हैं हवा बहुत ही सूखी चले, मतलब बहुत ही ज्यादा लू जैसा चला, या बोलते हैं ठंडी ठंडी हवा चल रही। तो ये सारी चीजें हमारे पास ये ह्यूमिडिटी के उसमें आती हैं। और कह रहा कि जितनी ह्यूमिडिटी एयर में, ठीक है, कह रहा एयर में ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतना ही इवेपोरेशन हाई होगा, और अगर ह्यूमिडिटी एयर में ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, इन्हीं लिक्विड को क्या करना है, गैसेस बन के निकलना है। ठीक है, तो अब अगर खुद ही एयर में ह्यूमिडिटी होगी, एयर में खुद ही मॉइस्चर होगा, तो सबसे पहले हमारे जो इवेपोरेशन होगा पहले उसका होगा, उसके बाद तो हमारा नंबर आने, क्योंकि हमारे ऊपर तो एयर का ही लेयर है, हवा ही है हमारे ऊपर। ठीक, तो ये चीजें थोड़ा सा अफेक्ट करती है वहां पे ह्यूमिडिटी के केस। ठीक है, अगली बात हमारे पास विंड स्पीड, हवा की तेजी कितनी है। और आपको जानना है, आपको ये बात जानना चाहिए कि हवा में भी, मतलब हवा से भी इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, और जितना ही तेज उस हवा की, उस विंड की स्पीड होगी उतना ही फास्ट इवेपोरेशन प्रोसेस होगा। और इसका एग्जांपल हमने कहा, सिर्फ आप हर चीज के एग्जांपल को, कपड़े वाला, भीगा कपड़ा, ड्राई वेट जो धुल के हम रखते हैं, उससे एग्जांपल से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे ये बातें हमें अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर आपने एक जगह कपड़े रखे ऐसे ही इसी मौसम में अगर रख के देख लें, और दूसरे जगह फैन आप चला दें, इसकी स्पीड या फिर ज्यादा तेज हवा चलती है तो जल्दी सूख जाता है कोई भी चीज, ड्राई कोई भी चीज जल्दी से वेट जो है ड्राई हो जाता है। और जब स्पीड क्या स्लो होती है तो वहां पे इवेपोरेशन प्रोसेस थोड़ा धीरे होता है। इसका मतलब कि the rate of evaporation of liquid increases when the wind speed is high and decreases when the wind speed is low। ठीक है, जब हवा का बहाव धीरे हो तो इवेपोरेशन प्रोसेस धीरे होता, और जब तेज हो तो तेज होता, मतलब हवा के बहाव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। ठीक, ओके। अब कुछ और बात है, इसका एप्लीकेशन क्या है। इवेपोरेशन से कुछ फायदा भी होता है ना। ठीक, वो फायदा क्या है, जैसे आप मटके का पानी पीते हैं ना, आपको ठंडा फील होता, ठीक, ठंडा लगता है कि हमारा मटके का पानी नॉर्मल किसी बर्तन में रखे हुए पानी से ठंडा होता है, ऐसा क्यों। ठीक, वो बात बता रहा कि कह रहा कि लिक्विड हमारा क्या करता है कि जब कह रहा कि द कूलिंग काज बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट तो द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नथिंग व्हिच इट टच। कह रहा कि जब हमारा लिक्विड वेपोराइज होता है हमारा, ठीक है, जब लिक्विड वेपोराइज होता है तो ये क्या करता है, उस वाटर से उसकी लेटेंट हीट ले लेता है और ये वेपोराइज होके निकल लेता है। हमने कहा था पीछे लेटेंट हीट पढ़ाते समय कि लेटेंट हीट क्या है, कि वो हीट जो उसके स्टेट को चेंज करने में लगे, हाँ, लेकिन उसके बॉइलिंग इतना नहीं। ठीक है, उसके बॉइलिंग टेम्परेचर इतना नहीं, उसके जो सिर्फ उसके स्टेट को चेंज कर दे, वो क्या करे, उसकी लेटेंट हीट होती है जो उसके अंदर इनबिल्ड होती है, तो वो क्या करता है, उसके लेटेंट हीट को लेके वेपराइज होके निकल लेता है पानी हमारा, तो वहां से हीट थोड़ी सी कम हो जाता है, तो बाकी वापिस से उसके अंदर
एनर्जी नहीं जा पाती, जिस कारण से हमारे मटके के अंदर रखा हुआ पानी क्या होता है, कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमें पसीने होते हैं तो जब भी हम हवा के यहाँ जाते हैं, फैन के यहाँ आते हैं तो हमें बहुत ही ठंडा फील होता है। सेम यहाँ पे भी प्रोसेस है, हमारा वाटर ड्रॉपलेट निकल जाता है तो वापस से क्या होता है, हमें ठंडा फील होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इवेपोरेशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, करा कि प्लाज्मा। एक बात और, अभी हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ा, उनसे रिलेटेड सारे प्रोसेसेस पढ़े हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनपे हर चीजों का इफेक्ट क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजों का, ये सारी चीजें हमने पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा कि स्टेट के दो और, मैटर के दो और स्टेट होते हैं जिनको भी जान लेना जरूरी है। लास्ट चीज है टॉपिक की, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, कह रहा टू मोर स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के दो और स्टेट हैं। ठीक है, टू मोर स्टेट ऑफ मैटर, उसको भी जान लेना जरूरी है थोड़ा सा। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा दो और हैं जो हमें क्या है, प्लाज्मा एंड, ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये बस थोड़ा सा जानना है इसको, इसके बारे में ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं करना आपको। ये कह रहा कि जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस हम लोग जनरली जानते हैं, लेकिन इससे पहले अभी क्या है, मॉडर्न एज में, मॉडर्न एरा में हमको क्या होगा, 5 स्टेट ऑफ मैटर हो चुकी है, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, सही। ये बोस और अपने जेसी बोस और आइंस्टीन, ये दोनों इन्होंने मिलकर इसके बारे में स्टडी करा था, इसलिए बोस-आइंस्टीन मैकेनिक्स इसका नाम है। ठीक है, तो कह रहा कि प्लाज्मा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का क्या है, मिक्सचर है, जो हमें प्लाज्मा, जिसे हम क्या कहते हैं, एक स्टेट, प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। ठीक है, और कह रहा कि प्लाज्मा क्या होता है, स्टार में, मतलब सन में, सूरज में, इन सारी चीजों में हमें ये स्टेट पाई जाती है, जो हमने कहा था इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का क्या है, मिक्सचर है, ये प्लाज्मा स्टेट हमारी होती है। ठीक है, सही। और कह रहा कि द सन एंड द अदर स्टार ग्लो बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम, ये जो हमारे सारे स्टार हैं या जो हमारा सन है, जो ग्लो करता है ना, जो चमकता है, वो क्या करता है, इसी प्लाज्मा की प्रेजेंस के कारण चमकता है, ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने माना है। ठीक है, मैं ना बोला, साइंटिस्ट लोग बोले। ठीक है, सही। अगली बात क्या है, ये मैटर है, MaTer। आगे कह रहा कि जब भी हम इनकी बात करते हैं, बोस-आइंस्टीन मैकेनिक्स कंडेंसेट की बात करते हैं, ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है हमारे पास। ये कह रहा कि अल्बर्ट आइंस्टीन और हमारे सत्येंद्र नाथ बोस, सॉरी जेसी बोस नहीं, SN बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, इन दोनों लोगों ने उसके बारे में स्टडी करके ऑब्टेन करा था कि ये हमारा एक नया स्टेट है। ठीक है, जिसे कह रहा कि ये जनरली कह रहा कि एक्सट्रीमली लो डेंसिटी होती है। ठीक है, और 100,000 डेंसिटी नॉर्मल एयर, कह रहा कि नॉर्मल एयर से लगभग 1000 टाइम लो डेंसिटी इसकी होती है, इस स्टेट ऑफ मैटर की। जनरली हम इसे देख ना सके, इनके बारे में जनरल स्टडी करना थोड़ा सा बहुत ही टफ है। ठीक है, ये माइक्रो टेक्निक के थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें थी थोड़ी सी बस जानने की, कि आप जान लें, ये अभी तक 3 ही जानते थे, बल्कि 3 नहीं, हमारे पास क्या है 5 स्टेट ऑफ मैटर है, जो हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, सही। ये दोनों चीजें थी, तो आपके लिए ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हो गया, जिसका नाम था मैटर इन सराउंडिंग। ठीक है, हमारे मैटर इन आवर सराउंडिंग फर्स्ट चैप्टर था आपके केमिस्ट्री का, आपकी बुक का, ये खत्म हो गया। ठीक है, अभी इसके लिए कहेंगे आप लोग को जरूरत होगी तो बताइएगा, आपके क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और आप क्या करें, पूरी कोशिश करें इसको रिवाइज करने के बाद आप क्या करें कि देखें यहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछ रहा, उस क्वेश्चन को आप क्या करें, कोशिश करें कि उसके आंसर देने की एग्जैक्ट आंसर प्रॉपर वे में हो, कितने होने चाहिए आपको, कितने वर्ड्स में आंसर होने चाहिए, इन सारी चीजों को आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब आप पूरा चैप्टर कंसंट्रेट होकर पढ़ डालेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको लगेगा कि आपने इसके आंसर आसानी से दे देने हैं। ठीक है, तो आप
क्या करें, इन सारे आंसर्स को पढ़ें। कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के आपको मिलेंगे, ठीक है, लॉन्ग आंसर के। तो आप उसे क्वेश्चंस को पढ़ें ताकि समझें कि हमें पूछा क्या, क्योंकि हमने पढ़ा तो अलग अलग तरीके से पॉइंट वाइज पढ़ा, ये हमारे पास फ्रीजिंग है, हीटिंग है, कूलिंग, ये सारी चीजें आपने पढ़ा, ठीक है। लेकिन आंसर देने में क्या है, हमने सारी चीजें कंसाइज करके आपस में देनी होते हैं आंसर। तो आप क्या करें, सबको आसानी से पढ़ें। कोई दिक्कत होती है किसी को अब तक में, आप पूछ सकते हैं हमें आसानी से, ठीक है, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है, आप स्टार्टिंग से एंड तक सारी क्लासेज, आप फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है, सही। तो ये हो गया, आप इसे रिवाइज करें, अगला चैप्टर आगे शुरू होगा, ठीक है, अगली वीडियो के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो ओके, बस चैप्टर खत्म, फर्स्ट सेकेंड चैप्टर स्टार्ट। थैंक यू।